नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के धरने में दरियाए चनाब के पुल पर क्या हुआ, रेंजर्स और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के वक्त 3 घंटे तक क्या कुछ होता रहा। इन झड़पों के मुतल्लिक जिस किस्म की वीडियोस सामने आई हैं, इन वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर देखने को मिले हैं, तहरीके लब्बैक का लॉन्ग मार्च इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, इस लॉन्ग मार्च के शुरका की असल तादाद क्या है, तहरीके लब्बैक के अमीर साद हुसैन रिजवी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, एक खुफिया मकाम पर किस तरह की गैर मामूली सरगर्मियाँ होती रहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या हंगामी रिपोर्ट पहुँचाई गई, इस रिपोर्ट के कौन से 2 नुकात बहुत तशवीशनाक थे और इस रिपोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस नौयत के 2 बड़े हंगामी फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीके लब्बैक के लॉन्ग मार्च के दौरान दरियाए चनाब के पुल पर क्या कुछ हुआ और जब रेंजर्स और मुजाहिरीन के दरमियान कोई 3 घंटे तक तसादुम हुआ तो इस दौरान क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताज़ा तरीन खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। चूँकि पैमरा ने टीवी चैनल्स को इस लॉन्ग मार्च की और इस एहतजाज की कवरेज से मना कर रखा है और टीवी चैनल्स पर इस एहतजाज की कवरेज पर पाबंदी आयद है, इस वजह से ये इंकशाफात और ये हकायक पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़रिए जब ये हकायक सामने आए तो इन हकायक की अब ऑफिशियली यानी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और वो मामला ये है कि तहरीके लब्बैक का काफ़िला जब लाहौर से रवाना हुआ और उसके बाद जीटी रोड से होता हुआ वज़ीराबाद पहुंचा तो वहां उनको रोकने के लिए कुछ रुकावटें खड़ी की गई थीं, क्योंकि इससे पहले जब ये काफ़िला लाहौर से निकला था तो उस वक्त भी एक तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हुई थी जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे और पुलिस का दावा ये था कि ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाई है ये तहरीके लब्बैक के कारकुनों की जानिब से की गई थी। अब यहाँ जो मामला था यानी वज़ीराबाद, यहाँ पर कुछ रुकावटें खड़ी की गई ताकि तहरीके लब्बैक के कारकुनों को यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी पूरी कोशिश थी कि लॉन्ग मार्च को हर सूरत इसी मकाम पर रोकना है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी इतलात भी थीं कि तहरीके लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च में जो शरीक कारकुन हैं इनमें से हुकूमती दावों के मुताबिक और हुकूमती इल्ज़ामात के मुताबिक कम से कम 30 ऐसे कारकुन मौजूद हैं जिनके पास जदीद तरीन असलहा मौजूद है, जिनके पास जदीद पिस्टल्स मौजूद हैं और जदीद जो क्लाशनकोफे हैं वो भी मौजूद हैं। और ये कानून नाफिज करने वाले और हुकूमत का जो इदारा है जो इस वक्त इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं उनका दावा है। अब इस दौरान जब लॉन्ग मार्च के शुरुका ने देखा कि वज़ीराबाद का जो मरकज़ी रास्ता है वहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई हैं तो उन्होंने इस्लामाबाद जाने के लिए एक मुतबादिल रास्ता चुनने की कोशिश की और उस रास्ते से इन्होंने वज़ीराबाद को क्रॉस करने की कोशिश की। इस दौरान जो लॉन्ग मार्च के शुरुका थे उनको वार्न किया गया, उनको बताया गया कि हमने ये फ़ैसला किया है, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से भी और पुलिस की जानिब से भी, कि हमें हुकूमती हदायत हैं कि इस लॉन्ग मार्च को किसी भी सूरत वज़ीराबाद से आगे नहीं जाने देना, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ पर रुक जाएं वरना हमें ताकत के ज़ोर पर आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद कि बार बार उनको वार्न किया गया,
बार बार उनके कायदीन को पैगामात भिजवाए गए। ये जो लॉन्ग मार्च के शुरुका थे, इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से जो मुतबादिल रास्ता है उसके ज़रिए वज़ीराबाद को क्रॉस किया जाए, जिसके बाद एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई और रेंजर्स को इन कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और एक बड़ी नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई। इसके बाद जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली और वो शहर के जो अंदरूनी रास्ते हैं उनके ज़रिए उन्होंने पेशकदमी करने की कोशिश की। अब यहाँ भी पुलिस ने मुख्तलिफ जो मकामात थे शहर के, वहाँ पर शेलिंग की और इस शेलिंग के ज़रिए कोशिश की गई कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब जब ये शेलिंग हो रही थी तो कुछ देर के लिए तो ये जो शुरुआत थे लॉन्ग मार्च के, ये पीछे हट गए, लेकिन उसके बाद इस पूरी सूरत हाल में एक नया मोड़ भी आ गया और वो इस तरह कि एक तो ये जो लॉन्ग मार्च के शुरुआत थे उनकी पेशकदमी को रोकने के लिए रेंजर्स पहली सफ में आ गए, यानी रेंजर्स ने लीड किया ये जो इनको रोकने का अमल था और उनके पीछे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। इससे पहले होता ये था कि पुलिस जो है वो कोशिश करती थी लॉन्ग मार्च के शुरुआत को रोकने के लिए, लेकिन पुलिस के ऊपर चूंकि बार बार हमले हो रहे थे, उनकी शहादतें भी हुई थी, इसलिए फैसला ये किया गया कि अब रेंजर्स पहली सफ में होगी जबकि पुलिस एहलकार जो हैं वो दूसरी सफ में होंगे। और लॉन्ग मार्च की जो वीडियो सामने आई हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वज़ीराबाद के जब मुख्तलिफ़ इलाकों से गुज़र रही है तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कायदीन हैं वो ख़िताब भी कर रहे हैं और इस वक्त बताया ये जा रहा है, जो आज़ाद ज़राए हैं उनका कहना यह है कि इस लॉन्ग मार्च में तहरीक लब्बैक के कोई 10,000 के करीब कारकुन मौजूद हैं, लेकिन इसी लॉन्ग मार्च में अब एक ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा हुई और वो ख़तरनाक सूरत हाल इस वजह से पैदा हुई कि वज़ीराबाद से इस्लामाबाद की जानिब जाने के लिए असल में दो रास्ते हैं। इनमें से एक रास्ता ऐसा है जो बाईपास से गुज़रता है और शहर से बाहर आप ये कहें कि मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रता हुआ जीटी रोड के ज़रिए दरियाए चनाब के पुल तक आता है और दरियाए चनाब के पुल के इस साइड पर मुख्तलिफ़ जो मकामात हैं वहाँ पर सड़कों के ऊपर ही खोद कर खंदकें बनाई गई हैं। पहले इन खंदकों को गहरा किया गया था और अब ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ से तहरीक लब्बैक के कारकुन इन खंदकों को अबूर ना कर सकें, इन खंदकों को पार ना कर सकें, तो इन्हीं खंदकों को गहरा करके इनमें पानी भी छोड़ा गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जानिब आने वाला वज़ीराबाद से जो दूसरा रास्ता है ये असल में शहर के अंदर से गुज़रता है और फिर दरियाए चनाब के इसी पुल की जानिब आता है। लेकिन ये वाली जो साइड है यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों यानी रेंजर्स और पुलिस की जानिब से रुकावटें वगैरह खड़ी नहीं की गई थी और यहाँ पर खंदकें भी नहीं खोदी गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और तशवीशनाक बात यह है कि जो लॉन्ग मार्च के शुरुका हैं उनके मुतल्लिक ये बताया गया है कि एक तो उनके पास क्रेन भी मौजूद है ताकि अगर पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने कोई रुकावटें खड़ी की हैं तो इन क्रेनों के ज़रिए वो रुकावटें हटाई जाएं। और साथ ही उन्होंने अब ये काम भी किया है कि उनके पास बड़े चौड़े फट्टे भी मौजूद हैं और इन फट्टों को इसलिए साथ अब ले जाया गया है और ये फट्टे बहुत जल्दी में बनवाए भी गए हैं और इन फट्टों का मकसद यह है कि जो खंदकें खोदी गई हैं उनके ऊपर इन फट्टों को पुलों के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और यहाँ से तहरीक लब्बैक के कारकुन उन खंदकों को इन फट्टों के ऊपर चलकर अबूर कर सकें। और ये चीज़ भी इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खासी तशवीश का बायस बनी हुई है। दूसरी जानिब जो वज़ीराबाद बाईपास है, अब वहाँ पर जब ये पहुँचे हैं कारकुन तो वहाँ से कुछ कारकुन ऐसे थे जिन्होंने आगे गुजरात की जानिब भी पेशकदमी करने की कोशिश की और जो ज़फ़र अली ख़ान चौक है उसके बारे में ये बताया गया है कि वहाँ पर मुज़ाहिरीन ने पुलिस के ऊपर पथराव किया जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और पुलिस ने फिर जवाबी तौर पर आंसू गैस की शेलिंग की। और यहाँ से इतलात ये आ रही हैं
कि कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं, जबकि तहरीक लब्बैक का दावा यह है कि उनके कुछ कारकुन भी यहाँ जो तसादुम हुआ है उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और पुलिस का कहना यह है कि लॉन्ग मार्च में जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बाईपास से गुजरात की जानिब बढ़ रहे थे। उनको बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, उनको वार्न भी किया गया था, लेकिन जब वो नहीं रुके उसके बाद हमें आंसू गैस के शेल फायर करने पड़े, जिसके बाद वो दोबारा से बाईपास पर चले गए। क्योंकि मुजाहिरीन की कोशिश ये थी कि वो जल्द से जल्द गुजरात में जो चनाब टोल प्लाज़ा है उसको क्रॉस कर लें, लेकिन हुआ ये कि जब उनके कुछ मुजाहिरीन उस मकाम पर पहुंचने में कामयाब हुए तो उन्होंने देखा कि वहां पर रेंजर्स भी मौजूद थी, पुलिस की बहुत भारी नफरी को वहां पर तैनात किया गया था, और इसके साथ साथ रेंजर्स की जो बख्तरबंद गाड़ियां थीं वो भी वहां पर खुसूसी तौर पर पहुंचाई गई थीं, ताकि मुजाहिरीन की जानिब से जो एक हुकूमत का इल्ज़ाम है कि बोतल बम फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पथराव किया जा रहा है, तो उस सूरत हाल में इन बख्तरबंद गाड़ियों के ज़रिए अगर कोई ऑपरेशन करना है तो एक महफूज तरीके से वहाँ पर रेंजर्स और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इन बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर बैठकर कुछ जवाबी कार्रवाई कर सकें। अब यहाँ पर एक और अहम बात ये भी है कि ये जो चनाब टोल प्लाज़ा है यहाँ पर हर किस्म की इस वक्त नकलो हरकत जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि गुजरात शहर से वज़ीराबाद की जानिब भी आवाम की जो पैदल आमदोरफ्त है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, और बहुत से मकामात ऐसे हैं जिनको इस वक्त बंद किया जा चुका है। और गुजरात में जीटी रोड के अतराफ जितने भी इलाके हैं छोटे बड़े, वहाँ पर इस वक्त मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है और इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल किया गया है, ताकि कोई शरपसंद अनासिर इस पूरी सूरत हाल का, चाहे उनका तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ हो या ना हो, और कोई और शरपसंद अनासिर जो इस सूरत हाल में तशद्दुद की सूरत हाल को आज देखना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर कोई वायलेंस हो, वो कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सकें कि जिससे हालात काबू से बाहर हो जाएं। अब हुकूमत का दावा यह है कि लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं इनमें से कुछ ऐसे शुरका हैं जिनके मुतल्लिक हुकूमत कहती है कि कुछ फुटेजेस मौजूद हैं, कुछ वीडियोस मौजूद हैं, और ये देखा जा सकता है कि उनके हाथ में असलहा वगैरह भी मौजूद है। और हुकूमत ने ये दावा भी किया है कि अब तक 8 पुलिस एहलकार जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हमलों में 8 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद एहलकार ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में सबसे अहम बात यह है कि साद रिजवी जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं, उनसे कौन मुज़ाकरात कर रहा है, और ये जो मुज़ाकरात हैं इसकी नोयत क्या है, और वो कौन सा मामला है जिस पर एक डेडलॉक पैदा हुआ। तो इतलाक़ ये हैं कि साद रिजवी साहब के साथ इस वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और ये जो मुज़ाकरात के एक दो पहले दौर हुए थे उसमें एक दो नुकात तो तय पा गए थे, लेकिन अब असल नुक्ता ये है कि पहले पीछे कौन हटेगा। यानी जो साद रिजवी साहब हैं और जो तहरीक लब्बैक के कायदीन हैं उनका कहना यह है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पहले तस्लीम करे, उसके बाद हम अपना जो मार्च है ये वापस लाहौर ले जाएंगे, अपने मरकज़ तक इसको महदूद कर देंगे। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हमने आपका जो करारदाद वाला मुतालबा था वो तो हमने पहले ही पूरा कर दिया था, वो तो हम पार्लियामेंट के अंदर करारदाद लेकर चले गए थे फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के मुतल्लिक। अब तो फ्रांसीसी सफ़ीर पाकिस्तान में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मौजूद भी नहीं है, तो अब ये मुतालबा आप दोबारा कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेकर जाएं, तो अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है जब फ्रांसीसी सफ़ीर यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब साद रिजवी और तहरीक लब्बैक के कायदीन अब भी इस बात पर कायम हैं कि हुकूमत दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर ये मामला डिस्कस करे, और दूसरी जानिब उनका मुतालबा ये भी है कि साद रिजवी को मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाई दी जाए, ये भी उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया है। जबकि
हुकूमत ये कह रही है कि आप पहले वाली जो कमिटमेंट्स हैं वो आपने पूरी नहीं की थी, तो इस मरतबा पहल आप करें, आप चले जाएं लाहौर, अपना ये पूरा लॉन्ग मार्च जो है इसको वापस अपने कारकुनों को कहें कि ख़त्म करें। उसके बाद आपके जो मुतालबात कानून के दायरे में होंगे वो सारे जो मुतालबात हैं वो हम पूरे कर देंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक हंगामी फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला उन्होंने इस वजह से किया कि उनके पास कुछ बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही थी। ज़ाहिर है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी रिपोर्ट करती हैं, उसको जो आर्मी से रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट करती हैं। तो इस वक्त ISI भी बड़ी सरगर्म है, इस वक्त IB भी बड़ी सरगर्म है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स इकट्ठी की थी इस एहतजाज के हवाले से और इस धरने के हवाले से, वो खासी तशवीशनाक थी। अब इन रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इजलास के दौरान भी, और उसके बाद 3 मिनिस्टर्स को बुलाकर वहाँ भी ये रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो मुल्क के 25 से ज़ायद जय्यद उलमा हैं उनको बुलाया मुलाकात के लिए, और इसमें बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो उलमा थे उनकी अक्सरियत थी, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुज़ाहिरीन हैं उनमें से भी बताया यह जाता है कि काफ़ी तादाद ऐसी है कि उन मुज़ाहिरीन का जो ताल्लुक़ है वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। और ये बनी गाला में मुलाकात हुई, कोई 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। उसके बाद जब ये उलमा बाहर आए यानी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के, तो इन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा राइज करने के लिए किस किस्म के इक़दाम किए हैं। पिछले 73 साल में इस तरह के इक़दाम नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो रियासत मदीना बनाने का विजन है हम उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को इस बात पर कायल करें कि जिस तरह से आपने ये धरना दिया है और जिस तरह से आप लॉन्ग मार्च करके अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, इससे रियासती मफादात को नुकसान होगा, और अगर रियासती मफादात को नुकसान होगा तो फिर आपका ये जो पूरा नज़रिया है और जो आपने एक अपना नैरेटिव बनाया है ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं रहेगा। दूसरी जानिब इन्हीं उलमा को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक मैसेज कन्वे किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि ये मैसेज भी तहरीक लब्बैक के कायदीन तक पहुँचा दें। और वो मैसेज ये था कि हम एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात को जहन से निकाल दें कि हम उनका कोई गैर कानूनी मुतालबा मानेंगे। फ्रांस के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से हम उनका कोई मुतालबा मानेंगे, क्योंकि इससे तो FATF में हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ जाएंगे। हमारे लिए GSP+ स्टेटस जो है उस हवाले से यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात तबाह हो जाएंगे। और मैं तो पहले ही इतने इक़दाम कर रहा हूँ रियासत मदीना बनाने के लिए कि मैंने तो जो पाकिस्तान में एक निसाब तालीम है उसमें भी सीरत नबवी के मज़ामीन शामिल करवा दिए हैं। इसलिए अगर ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो मैं किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। अगर जो कानून के तहत इनके मुतालबात हैं हम वो पूरे करेंगे, जो गैर कानूनी मुतालबात हैं वो पूरे नहीं करेंगे। उसके बावजूद अगर ये नहीं मानते तो फिर आप इनको मेरा ये मैसेज कन्वे कर दें कि हम और इस मुल्क के जो इदारे हैं वो हर सूरत में रियासती अमलदारी यकीनी बनाएंगे और इस बात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।